हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कोड आज आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 1 कक्षा 10 विषय विज्ञान में। और अध्याय 1 है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज का जो विषय है वो विज्ञान विषय है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आज 14 अप्रैल को हमारे संविधान निर्माता श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान को लिखा है और उसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और उन्होंने कहा कि किताबें एक ज्ञान का भंडार है। किताबें क्या है? किताबें एक ज्ञान का भंडार है। किताबों में इतना अथाह ज्ञान होता है को जो हर किसी में नहीं मिल सकता। और जो किताबों में ध्यान लगाया रहता है, ज्ञान उसके पास अथाह एकत्रित हो जाता है। और ज्ञान को जितना बांटोगे उतना विस्तृत होता जाएगा, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों कि अपन जो पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान हमारे आज के तकनीकी जमाने के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर विज्ञान विषय से संबंधित अपन कुछ भी नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में कुछ होने वाले परिवर्तन है। देखिए दैनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे भोजन का पचना है, भोजन कैसे पचता है, कभी नहीं पचता है तो एसिडिटी वगैरह या खट्टी वगैरह आने जाती है, वो आने लग जाती है तो आप लोग कहते हैं कि अरे क्या हो गया यार, पेट दर्द हो रहा। फिर आप मीठा जहर कोल्ड ड्रिंक्स ला के पीते हो, नहीं पीनी चाहिए, ये हमारे लिए मीठा जहर है। दूसरा देखिए भोजन को पकाना, भोजन पकाते हैं तो पहले किस परिस्थिति में होता है, क्या पहले किस अवस्था में होता है, बाद में किस अवस्था में बदल जाता है। फिर दूध को गर्मियों के दिनों में यदि अपन खुला छोड़ देते हैं तो ये दही में बदल जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। दो युक्त पदार्थ कील यानी आत्म वायुमंडल में यदि खुली छोड़ देते तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, क्योंकि वायु और जल के साथ अभिक्रिया हो जाती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ से जल में बदलना, जल से बर्फ में। दूसरा रंग सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब आप घरों की सफेदी करते हैं ना तो वो सूर्य प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद 1-2 दिन बाद उसमें गजब की चमक आती है और आप कहते हैं बहुत शानदार कलर हुआ है, चमक मार रहा है गैस। अब देखिए गैस कपूर होती है ना, उसको अपन जब गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में बिना सीधी किस में बदल जाती है, सीधी गैस अवस्था में बदल जाती है। तो वो गैस की अवस्था में है। और नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन। तापमान में जैसे जैसे मौसम ऋतु परिवर्तन होते हैं, तापमान परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकार और उत्पाद, अभिकार पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों को शब्द, सूत्र, प्रतीक और उनकी भौतिक अवस्था के साथ प्रदर्शित करना क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया जिसमें अभिकार को, उत्पादों को उनके प्रतीकों, शब्दों के रूप में व उनकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, जलीय के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये शब्द समीकरण है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन CO2, ये सूत्र समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के प्रकार 2 प्रकारों से लिखा जाता है, जो हम इनके प्रकारों को समझते हैं। देखिए इनके क्या प्रकार है? नंबर 1 शब्द समीकरण, नंबर 2 सूत्र समीकरण। इनको पढ़ते हैं। शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण, यानी समीकरण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। समीकरण कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? समीकरण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र समीकरण। शब्द समीकरण जिसके अंदर समीकरणों को अंदर जो अभिकार और उत्पाद होते हैं ना, उनको शब्दों के रूप में लिखा जाता है। शब्द समीकरण में अभिकार और उत्पादों किस रूप में लिखा जाता है? शब्दों के रूप में। जैसे देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकार और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये देखिए यहाँ लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। और शब्द समीकरण के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में अभिकार लिखे जाते हैं, और अभिकार यदि 2 या 2 से अधिक है तो उसके बीच में धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। और उत्पाद
राइट साइड में लिखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। और उत्पाद यदि दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में धन चिन्ह का उपयोग लगते हैं। और उत्पाद और अभिकार दोनों को जोड़ना है तो तीर के चिन्ह द्वारा या तीर के निशान द्वारा हम दर्शाते हैं। तो प्यारे ये शब्द समीकरण। दूसरा है आपके सूत्र समीकरण। अब सूत्र समीकरण के अंदर शब्दों के स्थान पर सूत्र या अणुसूत्र के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो होते हैं विद्यार्थियों सूत्र समीकरण। और सूत्र समीकरण के अंदर केवल सूत्रों का उपयोग किया जाता है और उसके साथ में उनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। ये तो 2Mg प्लस O2 गिव्स देन क्या हो गया 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये प्यारे विद्यार्थियों रासायनिक समीकरण को लिखने के दो प्रकार है, एक शब्द समीकरण, दूसरा सूत्र समीकरण। अणुसूत्र कैसे बनाते हैं? तो अणुसूत्र देखिए, अणुसूत्र सबसे पहले समझ लीजिए अणुसूत्र का मतलब क्या होता है। किसी भी तत्व या कोई भी रासायनिक यौगिक होता है उसकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला, उसकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र है ना, वो अणुसूत्र कहलाता है। जो अपन बनाने जा रहे हैं सबसे पहले उनकी प्रतीक लिखना है, प्रतीक के बाद में उनकी संयोजकता लिखनी है, संयोजकता के बाद में संयोजकता का वज्र गुणा करना है और वज्र गुणा करने के बाद इनको अनुपातिक रूप में प्रदर्शित करना अणुसूत्र बनाना कहलाता है। तो देखिए पहले देखिए किसी रासायनिक यौगिक या तत्व के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों परमाणुओं की वास्तविक संख्या, विभिन्न तत्वों परमाणु वास्तविक संख्या दर्शाना क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र। अब ये अणुसूत्र कैसे लिखते हैं? अणुसूत्र कैसे लिखते हैं? तो यौगिकों के तत्वों के प्रतीक लिखना, यौगिकों के तत्वों क्या लिखना है? प्रतीक लिखना। नंबर 2 क्या करना? तत्वों की संयोजकता लिखनी। क्या लिखनी? संयोजकता। अब बता सकते हो संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता का क्या करना है? वज्र गुणा करना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट सरल अनुपात में लिखना है, संयोजकता जो कट जाती है उसको काट दो, उसके बाद में जो बचती है उसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ हमने सूत्र जिनके रासायनिक नाम लिखे हैं, सूत्र जिनके रासायनिक नाम लिखे हैं, इनको अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ताकि इनका जो वास्तविक अनुपात है वो हमें ज्ञात हो जाए। क्या ज्ञात हो जाए? वास्तविक अनुपात है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें कार्बन का प्रतीक लिखना है और ऑक्सीजन का प्रतीक लिखना है। ठीक है। अब मुझे बताइए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है। और परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है 12। और संयोजकता कितनी होती है? 2 4। कितनी होती है? 2 4। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और परमाणु भार कितना है? 16। संयोजकता कितनी है? 2 6। ये तो 2, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ये छोड़ेगा तो भी 4 और ग्रहण करेगा तो 4। ये ग्रहण करेगा तो, लेकिन छोड़ेगा 6। तो इसके लिए आसान रहेगा ग्रहण करना, इसके लिए क्या आसान रहेगा ग्रहण करना। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता होगी 2 और इसकी संयोजकता होगी 4। तो देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता है 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता है, जब ग्रहण करते हैं तब माइनस होती है, ग्रहण करते हैं तो क्या होती है? माइनस। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसके पास कितनी रहेगी? 2। अब कर लेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। ये कर लिया वज्र गुणा। अब क्या सूत्र बन गया? इसके पास कार्बन के पास 2 थे वो चलेगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के पास 1 था वो चला गया किसके पास? कार्बन के पास। तो सूत्र बन गया CO2। फिर देखिए नेक्स्ट आता है बेरियम और सल्फेट। तो प्यारे साथियों ये ध्यान रख लेना, बेरियम की संयोजकता +2 और सल्फेट की संयोजकता -2। बेरियम की संयोजकता +2 और सल्फेट की संयोजकता -2 माइंड में सेट कर लेना। अब देखिए ये संयोजकता इधर चली जाएगी, ये संयोजकता इधर चली जाएगी। क्या अणुसूत्र बन गया? देखिए BaSO4, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कौन बचा? BaSO4। ये इसका अणुसूत्र हो गया। ये क्या हो गया? फिर कौन है? जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आपको बताते हुए मजा आ रहा है कि इसकी संयोजकता +1 है और इसकी संयोजकता -2 है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी संयोजकता का वज्र गुना कर लो, तो 2 इसके पास आ जाएगा। सूत्र क्या बन गया? H2O। अब देखिए नेक्स्ट आता है कैल्शियम क्लोराइड। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसकी संयोजकता प्लस में 2 है और इसकी संयोजकता माइनस में 1 है। वज्र गुना कर लो, क्या कर लो? वज्र गुना। क्या सूत्र बन जाएगा? Ca की जो संयोजकता वो कैल्शियम की संयोजकता क्लोरीन के पास और क्लोरीन की संयोजकता कैल्शियम के पास आ गई। ये इसका बन गया सूत्र CaCl2। नेक्स्ट हम चलते हैं सोडियम की बात करने। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। इसके पास भी संयोजकता +1, इसके पास संयोजकता -1, प्लस माइनस आपस में कट जाएगी, वज्र गुना हो गया। वज्र गुना करोगे तो भी ये सेम ही रहेगी, NaCl। फिर बात करते हैं कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की। यहाँ ध्यान रखना ये जटिल यौगिक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता फिक्स रहेगी -1। तो ये करेंगे वज्र गुना और ये इसके पास और ये इसके पास। तो प्यारे विद्यार्थियों कैल्शियम 1 है और हाइड्रोक्साइड के अंदर ये इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि दोनों की जो कैल्शियम की संयोजकता ये दोनों के लिए काम करेगी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से नहीं लिख देना है, इस तरीके से लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये अनुसूत्र है जो सही रहेगा, सब रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए यहाँ पे सोडियम का प्रतीक है Na और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक है OH। अब यहाँ देखिए इसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता -1, दोनों की संयोजकता सेम है। ये सरल यौगिक है। ये क्या है? सरल यौगिक है। तो ये लिखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का प्रतीक है C और क्लोरीन का प्रतीक है Cl। अब देखिए टेट्रा, टेट्रा यानी 4, देखिए मोनो यानी 1, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। टेट्रा का मतलब 4। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? -1। ये वज्र गुना कर लेंगे, ये बन जाएगा आपके क्या? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से अपन अणुसूत्र को समझेंगे और किस तरीके से हमने अणुसूत्र बनाए हैं और अणुसूत्र होता क्या है, ये सारे अपन इस वीडियो के अंदर समझ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण जो असंतुलित होते हैं उनको कैसे संतुलित किया जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। तो चलते हैं आगे। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान होना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर ले लेते हैं, C+O2 gives then CO2। इसकी संयोजकता कितनी है? ये कितनी परमाणु संख्या? 1। कितनी है? 2 बराबर 1 + 2 कितनी होगी? 3। इसकी भी 3, ये हो गई। फिर अपन ले लेते हैं सेकंड, 2Mg+O2 gives then हो गया 2MgO। इसकी भी 2, इसकी भी 2,
गिव्स देन क्या होगी 2 प्लस 2 इसकी 4, तो इधर भी 4 से जो होगा बराबर। फिर हम बात करते हैं किसकी, ये तो परमाणु संख्या के आधार पर हो गई। अब बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो CaCO3 गिव्स देन CaO plus CO2। अब कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, ठीक है, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है। लेकिन यहाँ पे 3 × 16 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 40 प्लस 48 प्लस 12 कितने 60, ये हो गया आपके 100 ग्राम। कितना हो गया, परमाणु भार हो गया 100 ग्राम। इधर ये तो था अभिकार पक्ष। अब उत्पाद में देखिए 40 प्लस 16 कितने हो गए 56, प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 × 16 ये हो गया, प्लस 12 प्लस कितने हो गए 16 दूनी 32, ये हो गया आपके 56 प्लस 12 और 32 कितने हो 44, 44 और 56 कितने हो गए 100, तो ये होगी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ऐसा समीकरण जिसके अभिकार उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान होना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसके ये देखिए इसमें परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या समान, ठीक है, और यहां पे है द्रव्यमान संख्या समय। तो पहले जाते हैं, याद रखिएगा ये आपने पढ़ लिया संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें ये मुद्दा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरी आती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। तो देखिए ऐसा समीकरण जिसके अभिकार व उत्पाद पक्षों में परमाणु संख्या अलग अलग असमान होना असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर परमाणु संख्या क्या होती है, अलग होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूं, 1 नंबर 2Mg plus O2 gives देन हमने लिया MgO, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 2 + 2 कितने हो गए 4। अब इधर देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा, इधर हो गया आपके 2, तो ये क्या होगी, इसके अभिकार और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणु संख्या असमान होगी, इसलिए ये क्या है असंतुलित। दूसरी हम इस तरीके से ले लेते हैं Fe plus H2 gives then Fe3O4 plus H2। तो देखिए पहले क्या है, यहाँ पे आपके ये फेरस दे रखा है, ये हाइड्रोजन दे रखा है, फेरिक ऑक्साइड दे रखा है, ये दे रखा है जल। तो यहाँ पे या देखिए आयरन कितने 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 है, प्लस गिव्स देन आयरन कितने
प्लस 2 प्लस 1 4 3 7 9 और 1 10, तो कितने हो गए टोटल? यहाँ पे आपके दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पे ये है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे 1 2 प्लस 1, यहाँ 3 प्लस 4 प्लस यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 3 और 1 4, परमाणु संख्या कितनी होगी? 4, और इधर जो परमाणु 4 3 7 और 9 है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके अभिकार पक्ष में परमाणु संख्या 4 है और उत्पाद पक्ष में परमाणु संख्या 9 है, तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सिंपल संतुलित समीकरण 2Mg plus O2 gives them MgU। अब देखिए दोनों में परमाणु संख्या, इनमें कॉमन संख्या कौन है? 2 है, लगा दो तो वही संतुलित। देखिए 2 प्लस 2 2 प्लस 2 वही संतुलित। अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे आयरन की संयोजकता 1 है या 3 है, तो आयरन सबसे पहले लिखो Fe2O gives them Fe3O4 plus H2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखनी कौन से तत्व की परमाणु संख्या सर्वाधिक है? ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी हो गए 4। अब ऑक्सीजन को इक्वल करने के चक्कर में हाइड्रोजन डबल हो गए, कितने हो गए? 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, तो यहाँ लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे हो गए 4, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे लगा दो 3, कितनी हो जाएगी? तो अब देखिए दोनों पक्षों के अंदर 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 गिव्स देन 3 प्लस 4 प्लस 4 दूनी 8। दोनों पक्षों के अंदर देखिए परमाणु संख्या क्या हो गई? समान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों को समझेंगे और इसके उदाहरणों को, इनकी और अभिक्रियाओं को आप अभ्यास कीजिएगा और समझिएगा किस तरीके से इन समीकरणों को संतुलित करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना कैलाश कौर इस तरीके से आपके सिंपल लैंग्वेज के अंदर वीडियो लाता रहूंगा और आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद।